और आप लोग ये चीज को बहुत अच्छे से जान गए हैं अब कि हाउ रेडिएशन कॉज इंजुरी इन द सेल, रेडिएशन कॉज इंजुरी इन ए टिश्यू एंड न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो। ये सारी चीज के बारे में आप लोग मोटा मोटी जान गए। अब किस तरह की इंजुरी डेवलप कर सकती है, आप जान रहे हैं कि आपका जो रेडिएशन बायोलॉजी है ये इम्पॉर्टेंट चीज है, सब्जेक्ट है ना, जिसमें जिसकी जानकारी एक रेडियोलॉजी स्टूडेंट और एक प्रैक्टिशनर को होनी चाहिए। तो रेडियोलॉजी में रेडियो डायग्नोसिस होता है और रेडियोथेरेपी होता है, लेकिन मैं ये बताने वाला हूँ कि रेडियोथेरेपी हो या रेडिएशन बायोलॉजी हो, ये दोनों कंडीशन में रेडिएशन हैजार्ड हो सकता है अगर हम लोग प्रिकॉशन नहीं लें। हम लोग अपना प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन किसी सब्जेक्ट पर अगर रेडिएशन पड़ता है और ओवरडोज पड़ता है जिसको लिमिटिंग रेंज से ज़्यादा है ना, वो डोज पेशेंट को क्या इफेक्ट कर सकता है या एक रेडियोग्राफर को जो केयर नहीं करते हैं उन पर क्या प्रभाव डाल सकता है और उसके क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि भाई रेडिएशन जब पड़ता है बॉडी के सेल के अंदर या टिश्यू में, तो वो रेडिएशन जो है वहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है और वो फ्री रेडिकल जो है सेल मेम्ब्रेन को फाड़ देता है ना, और उसके अंदर के साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाते हैं और सेल फंक्शन उसकी सीज हो जाती है और धीरे धीरे सेल मर जाता है। दूसरे साइड हम देख सकते हैं कि दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये रेडिएशन हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो इंटर करेगा और वहां पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो फ्री रेडिकल जा करके डीएनए को डैमेज कर सकता है और इस तरह एक सेल अपने जैसा कॉपी हो सकता है ना बना पाए, या उसमें हो सकता है म्यूटेशन हो जाए, या हो सकता है वो मर जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज हो सकती है। अगर वो अपने जैसा कॉपी नहीं भी बना पा रहा है तो वो उसका एक टाइम है, वो मर जाता है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो भी सेल्स होते हैं इसमें दो तरह की चीज होती है। एक को हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इज द कंडीशन, नेक्रोसिस एक वो कंडीशन है, वो अवस्था है जिसमें जब शरीर के सेल बीमार होते हैं, है ना, बीमार होने की वजह से या ट्रॉमा चोट लगने की वजह से या किसी तरह की इंजरी होती है, तो वहां पर की जो सेल की मृत्यु होती है, सेल का जो डेथ होता है, उसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, और एक होता है नेचुरल डेथ। हमारे शरीर के हर सेल का एक टाइम है, फिक्स टाइम, वो ओल्ड होता है, बूढ़ा होता है, उसके बाद वो डेथ कर जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग एपोप्टोसिस। ठीक है, तो यहां पे जो है सेल का डेथ हो रहा है, क्या चीज से, तो रेडिएशन की वजह से हो सकता है कि सेल का डेथ हो जाए, ये जरूरी नहीं है। एक्सरे का इस्तेमाल और गामा रेस का इस्तेमाल आज के डेट में हम लोग रेडियोलॉजी में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। एक्सरेज का इस्तेमाल हम लोग क्या चीज में करते हैं, तो सबसे पहला चीज कि हम लोग डायग्नोसिस में करते हैं, है ना, इमेज लाते हैं, एक्सरे से इमेज लाते हैं, एक्सरे इमेज जिसको कहते हैं। हम लोग एक्सरे से इमेज लेकर के आते हैं जिसको सीटी स्कैन के नाम से जाना जाता है, वो एक्सरे ही से लाइव इमेज होती है जिसको हम लोग सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। ठीक, और क्योंकि सीटी स्कैन में भी एक्सरे रेडिएशन निकलता है, ये मैंने शुरू में बताया था। तीसरी चीज कि एक्सरे से एक और जांच होती है जिसको हम लोग मैमोग्राफी कहते हैं, जो ब्रेस्ट स्कैनिंग होती है, वो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूजुअली होती है और तरह का टेस्ट, लेकिन वहां पे भी हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे रेडिएशन का। एक्सरे रेडिएशन का और मेडिकल साइंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेक्सा स्कैन में, है ना। डेक्सा स्कैन एक ऐसी टेक्निक है ना, जिसमें रेडिएशन देने के बाद बोन की घनत्वता को देखा जाता है, हड्डी की मजबूती को अंकलन किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है और यह चीज पता की जाती है कि वो हड्डी कितनी मजबूत है, चाहे हमारे हाथ की हड्डी हो, पैर की हड्डी हो, या हमारे सेंट्रल बॉडी की यानी कि वर्टिब्रा हो। अगर हड्डी की घनत्वता कम हो जाती है तो वो प्रिडिक्ट कर देता है कि भाई इसकी हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है, इसको ऑस्टियोमोलाइसिया है, ऑस्टियोमेलेसिया है, या इसको
ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है गामा रे। गामा रे आपने सुना होगा, गामा रे के बारे में आपने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन गामा रे का इस्तेमाल न्यूक्लियर मेडिसिन में किया जाता है। न्यूक्लियर मेडिसिन हमारे रेडियोलॉजी की सबसे लेटेस्ट और मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है। इसमें स्कैनिंग भी की जाती है गामा रे के जरिए से, और गामा रे ट्रीटमेंट में भी सहायता करता है। जैसे एक्सरे रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, तो गामा रे से भी रेडिएशन थेरेपी की जाती है। गामा रे एक ऐसा रेडिएशन है जो जिसकी जब इमेजिंग की जाती है, जिसको कहते हैं पेट स्कैन। पेट स्कैन नाम सुना है? नहीं सर, हाँ तो सुनिए, बताइए तो। इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये एक इमेजिंग टेक्निक है। जैसे एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जैसे सीटी स्कैन होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसी तरह यह है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में गामा रेज निकालने के जो तत्व होते हैं, ठीक है, जो मटेरियल होता है, जिसको रेडियो आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। अगर एक कतरा टेबल पर गिर जाएगा तो टेबल पर से रेडिएशन निकलना स्टार्ट करेगा। अच्छा, एक्सरे तो कहीं पे कतरे में गिर नहीं सकता, ये हमारे नेचर में नहीं है। ये इसका एक एक्सरे ट्यूब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करके एक्सरे एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक्सरे एनर्जी में, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग होती है तो। लेकिन गामा रेज जो है रेडियो आइसोटोप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ रेडियो आइसोटोप्स नेचर ने हमें दिए हैं, कुछ को साइक्लोट्रॉन नाम की एक मशीन में प्रिपेयर किया जाता है। इसका रोल क्या है कि अगर इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, किसी के शरीर के अंदर इसको डाल दिया जाता है, तो शरीर के अंदर से रेडिएशन निकलेगा। शरीर के अंदर से मेरे माथा में जाएगा तो मेरे माथा में से रेडिएशन निकलने लगेगा, और ये डिटेक्ट कर सकता है कैंसर को भी। और जो रेडिएशन निकल रहा है उसके लिए एक कैमरा लगा रहता है जिसको कहते हैं गामा कैमरा। वो इमेज को लेता है और उससे चित्र बना लेता है। तो आप यहां पर भी आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गामा रेज में भी, ठीक है। गामा रे का से भी बोन डेंसिटोमेट्री होती है ना। तो ये सारी चीज है। तो हम लोग रेडिएशन का बहुत तरीके से रोल प्ले कर रहा है, जिसमें से दो ही आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि रेडिएशन बायोलॉजी में यह बता रहा है कि ये रेडिएशन जब पेनेट्रेट करता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और ये हमारे पार्टिकुलर टिश्यू से जब इंटरेक्ट करता है तो उसके भीतर आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन होने के कारण सेल की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। रेडिएशन स्टॉप कर देता है सेल के ग्रोथ को, और उसके कारण सेल की मौत होती है। इस फिनोमेना के कारण, है ना, रेडिएशन से भी ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर सेल को। जैसे कि कैंसर का सेल एक ट्यूमर बनाता है। आप लोग को यह पता नहीं होगा कि ट्यूमर किस चीज को बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारा शरीर का पार्ट है, ठीक है, तो ये जो नॉर्मल पार्ट है उसके भीतर सेल का एक्सेस ग्रोथ हो जाए और वो एक सर्कमस्क्राइब्ड यानी कि गोलाकार एक स्ट्रक्चर बना ले जो एक्स्ट्रा है, उसमें एक्स्ट्रा सेल के वजह से एक नया स्ट्रक्चर बन गया राउंड टाइप का जो सर्कमस्क्राइब्ड है, और वो उसके अंदर ब्लड की भी सप्लाई है, तो वो एक ट्यूमर है। ट्यूमर है, लेकिन ये कैंसरस है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ट्यूमर दो तरह का होता है। एक होता है नॉन कैंसरस जिसको बेनाइन, और जो कैंसरस होता है उसको मैलिग्नेंट कहते हैं, मैलिग्नेंट। तो सपोज दैट आइदर कोई भी ट्यूमर हमारे शरीर में, किसी हमारे पेशेंट के शरीर में अगर बनता है तो आइदर वो मैलिग्नेंट हो सकता है या वो बेनाइन हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैलिग्नेंट का पता चल जाता है जांच पड़ताल के माध्यम से, बहुत सारे जांच हैं जिसमें मैं इतना सिंपल बताता हूं कि इमेजिंग टेक्नोलॉजी से ज्यादा अच्छा एक और जांच होता है, जैसे कि पेट स्कैन से तो पता कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो और ऑथेंटिक है उसको हम लोग कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी, ठीक है, जिसमें
मांसपेशी यानी कि ये जो ट्यूमर का डेवलपमेंट हुआ है, इसके सेल को निकाल के, इसके टिश्यू को निकाल के उसका जांच होता है और उसमें ये चेक किया जाता है कि उसमें कैंसरस सेल तो डेवलप नहीं किए गए। जब एक बार पता चल जाता है कि है, तो वहां पर जो है बॉम्बार्डिंग की जाती है रेडिएशन की, और रेडिएशन चूंकि सेल को मार सकता है तो कैंसरस सेल को भी वो मारेगा जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। और इस प्रकार ये जो एक्सरे रेडिएशन हो या गामा रेडिएशन हो, ये कैंसरस सेल को मार करके एक पीड़ित का ट्रीटमेंट कराने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन रेडिएशन ही थेरेपी अकेले नहीं है, उसमें कई सारी चीज होती है। एक सर्जिकल थेरेपी होती है जिसमें सर्जरी करके ट्यूमर को रिमूव किया जाता है। दूसरा फिर कीमोथेरेपी होती है जिसमें दवा खिलाई जाती है। वो दवा जो कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाए, उस ड्रग को हम लोग से जो थेरेपी होती है उसको कहते हैं कीमोथेरेपी, और उस ड्रग को हम लोग कीमोथेरेपी ड्रग कहते हैं। इससे बात समझ में आ जाती है कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन रेडिएशन कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है ना, लेकिन ये जान लीजिए कि इसका एडवर्स रिएक्शन ये भी हो सकता है कि एक्सेसिव रेडिएशन डोज देने के कारण किसी को कैंसर हो जाए। रेडिएशन से कैंसर होता भी है, ये भी तय है। ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द फैक्टर ड्यू टू विच ए पर्सन में सफर फ्रॉम कैंसर। कौन सफर करेगा? तो वो लोग सफर करेंगे जो प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। जैसे कि आप बोलिएगा अरे बहुत खतरनाक पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम लोग इतना खतरनाक पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि इस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो कहीं कैंसर नहीं हो जाए। बिल्कुल नहीं, मैं एश्योर करता हूं कि आपको रेडिएशन से रेडिएशन आपका बाल नहीं बांका कर पाएगा, एकदम नहीं, जैसे मेरा नहीं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास बाल है ही नहीं। दूसरी चीज कि ये बाल को क्यों नहीं बांका करना पाएगा, क्योंकि हम लोग वो सारी टेक्निक्स को लेकर के चलते हैं और वो सारे प्रिकॉशन को लेकर चलते हैं। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी मदर घर में गैस स्टोव का इस्तेमाल करती है खाना बनाने के लिए, और ये जो गैस का सिलेंडर है ये बॉम्ब आप रखे हुए हैं, अगर ब्लास्ट कर गया तो पूरा एरिया उड़ा देगा, पूरा मोहल्ला उड़ाएगा। करेक्ट। दूसरी चीज कि मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूं या आप जिस रूम में बैठे हुए हैं ये बहुत खतरनाक है। इसके चारों तरफ तार है, इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट हल्का सा भी हम लोग को लग जाएगा तो क्या होगी, हम लोग का डेथ हो सकता है। आपके अगल बगल हर तरफ तार है, और इतना भी है कि 220 वोल्ट का तार मेरे पैर के नीचे से गुजरा हुआ है यहां पर से, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कि मैं जान रहा हूं कि अगर हमको पता है ये बात, और खास करके तार का ओपन एरिया, नेकेड एरिया को पकड़ लें या जिसमें प्लग डालते हैं उसमें उंगली डाल दें और लंगे पैर खड़े रहे तो क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जानबूझ करके थोड़ी, खतरा तो हर जगह है, बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगा के चलाते हैं, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाता है ना। इसी तरह सर्जरी में भी खतरा है। डॉक्टर साहब अगर ऑपरेशन कर रहे हैं और ऐसे कि उनका उंगली खुद का कट गया तो क्या डॉक्टर साहब को ही ब्लीडिंग होगी, उनके लिए खतरा है। इसलिए खतरा हर जगह है, इसलिए प्रिकॉशन बताया जाता है, ना कि डराने के लिए। अरे इससे बेहतरीन कोई फील्ड नहीं है, जान लीजिए, लेकिन इसको ढंग से अगर किया जाए तो इससे बेहतरीन कोई फील्ड नहीं है। ठीक, तो इसको डरना नहीं है कि रेडिएशन से आपको खतरा है। आप एज अ प्रोफेशनल लाइफ लॉन्ग काम कीजिएगा, आपको कोई खतरा नहीं होने वाला। अब तो मशीन भी और एडवांस हो चुकी है। ठीक है, तो रेडिएशन चूंकि कैंसर को इलाज कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका दूसरा पर्पस एक और जान लीजिए, है ना, ट्रीटमेंट के अलावा एक और जान लीजिए, स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है। तो आपको यह पता है स्टरलाइजेशन क्या है, मैं बताता हूं। जो ऑपरेशन थिएटर वाले बच्चे हैं उनसे पूछिएगा तो वो सबसे ज्यादा बताएगा, क्योंकि उनका काम ही होता है ज्यादा से ज्यादा स्टरलाइज करना। स्टरलाइज करना के मान लीजिए डॉक्टर साहब ने एक बार ऑपरेशन किया तो उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इन्फेक्टेड हो गए, उस पेशेंट के अंदर कोई बीमारी होगी, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, तो उसमें तो लग जाएगा, लगेगा कि नहीं, बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? यस सर। ठीक है यस सर।
तो उसको क्या करते हैं कि उसको स्टरलाइज करते हैं, है ना। उसका स्टरलाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन मशीन में डाला जाता है, उसको हाई टेम्परेचर पे स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। और स्टरलाइज करने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह रेडिएशन जब शरीर के सेल को मार सकता है तो बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको टेम्परेचर से वो खराब हो सकते हैं, जैसे कि इंडोस्कोपी का कैमरा हो गया जो मुंह के अंदर डाला जाता है, अंदर में डाल दिया जाता है और पेट के अंदर की फोटो लेके स्क्रीन को दिखाता है, उसमें तार उर लगे रहते हैं, उसको गर्मी दीजिएगा तो उसका तार क्या होगा, पिघल जाएगा, पिघलेगा ना। तो उस कंडीशन में हम रेडिएशन उस पर अगर देते हैं तो वो उसको स्टरलाइज कर देता है बगैर हार्म किए, इसलिए कि जो वायरस होती है वो भी सेल है, बैक्टीरिया है वो भी सेल है ना। तो उस पे अगर रेडिएशन पड़ेगा तो उसके भी सेल का वही हालत करेगा, उसकी वैसे ही मारेगा, इसलिए इसको कहीं कहीं स्टरलाइजेशन के पर्पस में भी इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो डायग्नोसिस में एक्सरे का इस्तेमाल आप जान रहे हैं कि सीटी स्कैन वगैरह में किया जाता है, ठीक है। तो रेडिएशन जब हमारे शरीर में जाता है तो वो एटीन्यूएट करता है, एटीन्यूएट का मतलब पेनेट्रेट करेगा फिर एटीन्यूएट करेगा। एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि कुछ रेडिएशन शरीर में गया, है ना, और जाने के बाद कुछ स्कैटर हो गया, इधर उधर छितराया, कुछ उस ऑर्गन में एब्जॉर्ब हुआ और कुछ ऑर्गन से बाहर निकल करके फिल्म पे पड़ा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग एटीन्यूएशन कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, आप जानिए कि लिविंग बॉडी में इसके बहुत सारे इफेक्ट और इंजरी होते हैं रेडिएशन के कारण। जब रेडिएशन शरीर के किसी पार्टिकुलर ऑर्गन से आकर के टकराते हैं तब, ठीक है। रेडिएशन इफेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गन तो ज्यादा सेंसिटिव है रेडिएशन से, कुछ ऑर्गन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। चलिए देख लेते हैं। आप जान लीजिए थायराइड, थायराइड ग्लैंड गर्दन के पास होता है। उसके बाद आईज, हमारी आंख बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और गोनैड्स, है ना, यानी कि पुरुष में टेस्टिस और महिला में ओवरी। ये सारी जगह जो है, होता है ना कि कोई चीज अगर एक लाठी कोई हमको एक ऐसा करके मार दे यहाँ पर तो हमको चोट हल्का लगेगा, लेकिन इसी को ऐसे करके कोई मार देगा तो यहाँ पर तो बहुत चोट लग जाएगा। इसीलिए मैंने ऐसे करके दूर ही से छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर पूरा हिट किया था। यहाँ पर करेंगे तो झापड़ मारने पे ज्यादा चोट लगती है कि ये गाल जो है ज्यादा सेंसिटिव है, ऐसे लगेगा एकदम पड़ाक से इफेक्टिव होगा सर वो, है ना। वहां पर लगेगा एकदम पड़ाक से आवाज भी करेगा क्या, तो यही चीज है। इसी तरह जो एरिया है जहां पर रेडिएशन पड़ने से उसको ज्यादा जल्दी वो खराब हो सकता है, उसमें थायराइड ग्लैंड है, आई है, गोनैड भी है, और भी है, लेकिन ये तीन मुख्य को अलग करके बताया गया, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करता है, ठीक है ना, इसके वजह से बीमारी भी होती है, आप जानते होंगे। थायराइडिज्म दो तरह के होते हैं, हाइपो एंड हाइपर, उसको हटाते हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई बीमारी करा दे सकता है, ठीक है। दूसरा, या इसमें कोई ट्यूमर डेवलप करा दे। दूसरा चीज, या इसके फंक्शन को घटा दे या इसके फंक्शन को स्टिमुलेट कर दे, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। आंख पर रेडिएशन पड़ेगा, आंख में कैटरैक्ट हो जाएगा, मोतियाबिंद। गोनैड्स पर रेडिएशन पड़ेगा, उसको तो नहीं कुछ होगा, लेकिन वो पुरुष के ऊपर अगर रेडिएशन पड़ा है तो जो उसका ऑफ स्प्रिंग होगा, यानी कि आने वाला बच्चा होगा, आने वाला संतान होगा, वो इफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। वही सीन महिला में भी है, ठीक है, चाहे ओवरी पे रेडिएशन पड़े तो यहां पर वाइड वैरायटी ऑफ रेडिएशन का इफेक्ट होता है, इंजुरी होता है, जिसके बारे में नीचे चर्चा किया गया है। पिछले बार मैंने क्या बताया था कि रेडिएशन कैसे हमारे शरीर के टिश्यू को हमला करके डैमेज कर सकता है। अब उस हमला से किस किस तरह का प्रभाव होता है उसको आप देख रहे हैं। सबसे पहला देखिए चमड़े पर इसका प्रभाव, है ना, इंजुरीज टू स्किन, है ना। ये हमारे चमड़े पर जब पड़ता है एक्सपोजर एपिडर्मिस पर रेडिएशन, है ना, लो पेनेट्रेटिंग पावर वाला, तो उसके ऊपर हार्म करता है, उसको स्किन बर्न हो सकता है, ठीक है ना,
तो ये सारी चीज कर सकता है। इवन रेडिएशन की वजह से एक प्रॉब्लम होता है जिसको कमजोरी हो जाएगी, जिसको कहते हैं रेडिएशन सिकनेस। ठीक है, यहां पर जो स्किन पे इंजुरी करने वाला है वो बीटा रेज होता है, या लो एनर्जी का कोई भी फोटोन होगा, एपिडर्मल लेयर को इफेक्टेड करेगा, हमारा चमड़ा प्रभावित कर देगा। नंबर 1, चेंज इन ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन। ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन कौन है बताइए? विच इज द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। आप 10th में पढ़ा होगा, 10th में नहीं पढ़ा होगा तो आईएससी में तो पढ़ा होगा, 10th में भी है सिलेबस में, सीबीएसई वाले में और बिहार बोर्ड में भी। बताइए, हमारे शरीर में रक्त कौन बनाता है? कौन अंग में हमारे शरीर के रक्त बोन मैरो। एग्जैक्टली ठीक है। रेडिएशन में बी डिस्टर्ब फंक्शन ऑफ द बोन मैरो, ऑफ द बोन मैरो, बोन मैरो के फंक्शन को ये गड़बड़ा देगा। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फॉर्मेशन, ये रक्त को बनाने में बहुत सहायक है। ठीक है, अब एक चीज और है जो ब्लड फॉर्मेशन में काम करती है, पता है क्या है? वो है, क्या लिखा मैंने? किडनी है। किडनी आप लोग को पता होगा कि ये यूरिन बनाती है, यूरिन सिक्रीशन करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है ना? यस सर। है ना? लेकिन इसका भी रोल है ब्लड फॉर्मेशन कराने में। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब ये कैसे है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये किडनी एक चीज को सिक्रीट करती है जिसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन। क्या चीज का सिक्रीशन करती है? एक ग्रंथि की तरह यह काम करती है किडनी। किडनी के ऊपर तो खुद एक ग्रंथि होती है जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं, लेकिन किडनी अपने अंदर से सिक्रीट करती है इरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, ये इरिथ्रोपोएटिन ट्रिगर करता है बोन मैरो को। ठीक है, आपको अगर कोई हुक्म देगा कि ये काम करो तब ना आप वो काम कीजिएगा, पापा बोलेंगे कि जाओ ये कर दो तो आप जाइएगा, जाके कर दीजिएगा। तो हमारा जो बोन मैरो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है इरिथ्रोपोएटिन पे। किडनी क्या करती है? इरिथ्रोपोएटिन को निकालती है और शरीर में जब रक्त की कमी होती है तो, और ये जाता है बोन मैरो को ट्रिगर करता है और बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद बोन मैरो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। अगर इरिथ्रोपोएटिन नाम की चीज हट जाती है या किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में बोन मैरो कितना हेल्दी हो इससे मतलब नहीं है। एकदम सॉलिड बोन मैरो भी है, वो आदमी एनेमिक हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। बोन मैरो चुप रहेगा, वो ऑर्डर का इंतजार कर रहा है कि इरिथ्रोपोएटिन आएगा, हमको बोलेगा, तब हम ब्लड को बनाएंगे। बात समझ में आ गई? तो उस तरह के आदमी में इरिथ्रोपोएटिन बाहर से डाला जाता है कि ब्लड बने। ठीक, चलिए, ये चीज आई थिंक कि आप लोगों को नहीं पता होगी। जब बोन मैरो इंजर्ड हो जाता है तो रेडिएशन बहुत प्रकार, रेडिएशन जो है सेवरल टाइप ऑफ हेमोलिटिक डिजीज पैदा कर देती है, ब्लड संबंधित बीमारी, है ना? एक बीमारी का नाम यहां पर दिया हुआ है, एक देखिए तो। कुछ केस में ब्लड का कैंसर होता है, ब्लड के कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, और ये नोटिस किया गया है कि रेडिएशन इज कैंसर कॉजिंग फैक्टर, ये नोटिस किया गया है। ठीक है, तो ये भी होता है। तो आप देखिएगा, पिछले बार हम एक नोट्स बना के भेजा था, उसका सबसे लास्ट लाइन पढ़िएगा। रेडिएशन पड़ेगा यहां तो ट्यूमर बनेगा कहीं और, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? कभी कभी, रुक जाइए, कभी कभी बोन मैरो डोंट एबल टू प्रिपेयर और प्रोड्यूस ब्लड सेल्स व्हेन रेडिएशन इफेक्ट ऑन किडनी। जब रेडिएशन प्रभावित कर देती हमारे किडनी को ड्यू टू रीनल इंजुरी के कारण अगर ऐसा हो सकता है। व्हेन किडनी सिक्रीट इरिथ्रोपोएटिन, देखिए इरिथ्रोपोएटिन की बात यहां मेंशन की गई है।
चूंकि रेडिएशन कैंसर कॉजिंग फैक्टर है ना, इट में कॉज ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। चूंकि रेडिएशन कैंसर कॉजिंग फैक्टर है तो ये मेलेग्नेंट ट्यूमर, कैंसर वाले ट्यूमर को बॉडी के किसी भी हिस्से में पैदा कर सकता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्टियोकार्सिनोमा, ये रिस्पॉन्सिबल है ऑस्टियोकार्सिनोमा के कंडीशन में भी। ऑस्टियोकार्सिनोमा का जो कंडीशन होता है उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कैटरैक्ट हो सकता है, इसके कुछ कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, लो कैटरैक्ट फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू रेडिएशन ऑफ द लो पेनेट्रेटिंग पावर। कम रेडिएशन, जो कम लो पेनेट्रेटिंग पावर वाले जो रेडिएशन जब जाते हैं आंख पे पड़ते हैं तो उस कंडीशन में कैटरैक्ट नाम की बीमारी होती है, ठीक है। पहले तो डॉक्टर्स को हो जाती थी, एक जमाने में एक डिवाइस आया था जिसको फ्लोरोस्कोपी कहते थे और उससे आंख में रेडिएशन लगती थी डॉक्टर के, तो उन लोग को मोतियाबिंद हो जाता था कम उम्र में, समझ नहीं पाता था, बाद में पता चला ओ ये बात है। जेनेटिक इफेक्ट के बारे में तो बताया ही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये प्रभाव डालता है। ये जितने भी ऊपर में दिए हुए ये सारे बायोलॉजिकल इफेक्ट है जो रेडिएशन कैन बी प्रोटेक्टेड व्हेन अप्लाई सेफ्टी रूल। और इस तरह हम रेडिएशन से खुद को, वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेडिएशन। लैंग्वेज सही नहीं लिखा हुआ है, वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेडिएशन, है ना, स्पेशली ड्यूरिंग रेडियोग्राफी और एनी टाइप ऑफ प्रोसीजर विच यू विल डू इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी। What precaution you have to do? You have to wear a special type of apron known as lead apron। एक खास तरह के एप्रन आपको पहने पड़ेंगे जिसको हम लोग लेड एप्रन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहां पर हम लोग को कुछ सेफ्टी रूल को ध्यान में रखना होगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं। We have 4 minutes in our hand। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोमैटिक इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन का एक खास इफेक्ट होता है जिसको हम लोग सोमैटिक इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो सोमैटिक इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन में क्या होगा, इसमें यहां पे जो दो वर्ड है, एक का नाम है, क्या कहा जाता है उसको, हम लोग क्या कहते हैं, सोमा, है ना। सोमा जो वर्ड है इसका मतलब होता है which means the part of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक हिस्सा, एक पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं सोमा। एंड अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा कोई दूसरा पार्ट हो गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोमा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ करके, उसको एक्सक्लूड करके जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं उस पर अगर प्रभाव होता है तो उसको हम लोग सोमैटिक इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन कहते हैं। जब आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोज करते ह्यूमन बॉडी पर तो वो कॉज करती है हैजर्ड बॉडी पे पेशेंट के, जैसे कि आंख में कैटरैक्ट, एनीमिया, सेल का डेथ होना, ये सारी चीज ऑब्जर्व की गई है। ये सारी की सारी चीज को हम लोग सोमैटिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आती है जेनेटिक इफेक्ट। जेनेटिक इफेक्ट रेडिएशन का वो होता है जिसमें डीएनए डैमेज हो, ठीक है ना, हमारे सेल के अंदर के डीएनए जो डैमेज हो, मॉडिफाई हो जाएं, आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण वो मॉडिफाई हो सकते हैं, है ना, और वो पार्टिकुलरली इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं पुरुष को या महिला को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। गोनैड सेल रिजल्टिंग जीन म्यूटेशन। गोनैड सेल्स के में अगर जीन म्यूटेशन हो जाता है तो नया बच्चा जो पैदा होगा, है ना, या नया स्पर्म जो बनेगा या एग सेल बनेगा वो इफेक्टेड होगा, उससे जो बच्चा होगा वो पीड़ित, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है ना, कोई डिजीज लेके आ जाएगा या कोई एनोमली लेकर के आएगा, कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी लेके आएगा, जन्मजात बीमारी जिसको कहते हैं। एक्सपोज्ड विक्टिम डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। रेडिएशन किसी को लगता है तो वो क्या है, पीड़ित है, विक्टिम है, और वो पीड़ित में किसी तरह का फिजियोलॉजिकल चेंज ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अब उसका कोई आला हो, इंस्ट्रूमेंट हो, तो चेंज तो हुआ फिजियोलॉजी में, प्रभाव तो डाला ही उसने, लेकिन इतना बड़ा बॉडी में पहचानना मुश्किल हो जाता है। दूसरा चीज कि इसमें पीड़ा नहीं होती है ना,
एनाटॉमी में अगर बदलाव हो रहा है, शरीर के रचना में बदलाव होता है, वो भी नहीं पता चल सकता है। इतना माइक्रो लेवल की चीज हो रही है कि ये पता नहीं चल पाती। डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटी ऑफ चाइल्ड, है ना। अब जो बच्चा पैदा होगा उसमें कुछ डेवलपमेंटल एनॉमली हो सकती है, जिसको एबनॉर्मेलिटी भी कहते हैं। जब वो उसके माँ बाप के गोनैड इफेक्टेड हुए, उसके बाद बच्चा में डिफॉर्मिटी हो सकती है, जैसे कि बोन की डिफॉर्मिटी हो, एबनॉर्मल उसका डेवलपमेंट हो, ठीक से वो डेवलप ना कर पाए। बॉडी ऑर्गन में क्यों ऐसा हुआ? ड्यू टू जेनेटिक इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। जेनेटिक इफेक्ट, रेडिएशन के जेनेटिक इफेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है। एक्यूट इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन एक होता है, ठीक है। एक्यूट इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। अभी तो एक फोन आ रहा है, बात कर लेते हैं।